साहित्य निधि में सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका उर्मिला श्रीश जी की लिखी हुई कहानी टिकड़ी। काल चक्र के किसी कालखंड में पृथ्वी पर स्थित किसी देश के, किसी प्रदेश के, किसी जिले के, किसी तहसील के, किसी गांव के, किसी मोहल्ले में दो परिवार रहते थे। एक परिवार था पटेल साहब का और दूसरा परिवार था पंचायत अध्यक्ष पंडित रमाकांत तिवारी का। दोनों परिवारों का 150 परिवार वाले गांव में अच्छा खासा रुतबा था, मान सम्मान था। पटेल साहब का प्रभाव पंडित तिवारी की अपेक्षा ज़्यादा था, क्योंकि उनके पास पुश्तैनी ज़मीनें थीं, हवेली थी, साहूकारी का पूरे क्षेत्र में जाल बिछा था। छोटे मोटे गरीब गुरबा बेबसी के मारे भूखे नंगे लोगों का बचा खुचा सोना चांदी और गिलट, जो जेवरों गहनों के रूप में होते, गिरवी रखे जाते थे और जिनका ब्याज मूल से ज़्यादा हो जाता था, जो उनकी हाय के रूप में इनकी पेटियों में भरे होते। लेन देन के कारण उनकी साख बनी हुई थी। अजीब खेल था, बल्कि मनोविज्ञान था कि देने वाले को देना तो सबको दिखता था, पर लौटाने वाले की बात किसी के सामने ना आती। यानी सामाजिक रूप से वो कर्जदार होता, जिसकी गर्दन झुकी होती, जिसकी आंखों में दयनीयता होती। पंडित तिवारी के पास पूर्वजों से प्राप्त मंदिर, मंदिर की जमीन, मंदिर से पैदा होने वाली पैदावार, ज्ञानी ध्यानी होने का गौरव, पूजा पाठ, धर्म कर्म यज्ञ अनुष्ठान करवाने की विरासत गाँव में सर्व स्वीकृत थी। इसके अलावा पुरखों द्वारा बनवाया गया तालाब, उसके आसपास की ज़मीन भी थी। कहा जाता है कि उनके परदादा राजपुरोहित हुआ करते थे। महाराजा हाथी पर बैठाकर उन्हें बुलाया करते थे। ये भी कहा जाता है कि पूर्वजों ने बड़ी बड़ी पोथियाँ लिखी थीं, यानी सम्मान और गौरव उनके रक्त में बहता था और चेहरे पर झलकता तेज उनको देवत्व के करीब ले जाता था। अपने विनम्र और उदार व्यवहार के कारण तिवारी जी ब्राह्मण देवता की तरह पूजे जाते थे। गांव में जाति व्यवस्था के आधार पर लोगों का स्टेटस बना हुआ था। दोनों का व्यक्तित्व और आपसी मेल गांव की शक्ति और शान माना जाता था। 10-20 कोस तक बसे गांवों में उनकी महिमा बखानी जाती थी। यही कारण है कि रामलीला हो या नौटंकी, भजन कीर्तन हो या हवन पूजन, अखंड भागवत कथा हो या आल्हा ऊदल का गान, सामूहिक तीर्थ यात्रा का आयोजन हो या ब्राह्मणों, साधु संतों, पीर बाबाओं को दान दक्षिणा देने की बात, दोनों परिवार मिलकर सारी जिम्मेदारी उठाते थे। फिर पूरा गांव उनके साथ था, या कहिए एक आवाज़ देने पर उनके साथ हो लेता था। तिवारी जी पटेल साहब को दद्दा कहते थे और पटेल साहब तिवारी जी को महाराज। ऐसे ही सुखमय समय में जब बाढ़, अकाल, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ये गांव महफूज था, हैजा महामारी या ऐसी जानलेवा बीमारियां इस गांव को छू नहीं पाती थीं, ईश्वर की कृपा से सुख समृद्धि की वर्षा हो रही थी। दोनों परिवारों में 6-7 माह के अंतराल में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। इसे महज संयोग ही माना जाएगा। नाम भी क्या रखे गए, जिनमें दोनों के बीच रागात्मकता दिखाई देती थी। छुनिया और मुनिया, प्यार के नाम, घर के नाम, बोलचाल के नाम। पटेल साहब ने तिवारी के घर जाकर बधाई देते हुए कहा, महाराज, हमारे घरों में देवियाँ आई हैं, भाग्य उनका बलवान है और रूप रंग भी खानदान पर गया है। हाँ दद्दा, दोनों परिवारों में लक्ष्मी अवतरित हुई हैं, क्यों ना एक दिन कथा बचवा ली जाए। चूँकि दोनों परिवारों में गाढ़ी और गहरी आत्मीयता थी, रोज का उठना बैठना था, हुक्के पानी का साझापन था, इसलिए दोनों परिवार की बेटियां भी उसी आत्मीयता और प्रेम के बीच उम्र की एक एक सीढ़ी चढ़ती जा रही थीं। अपने अपने परिवार की परंपराओं का पालन करते हुए वे दोनों भी पक्की गुइयाँ मतलब सहेलियाँ बन गई थीं। उनका निष्कलुष निर्दोष भोला भाला बचपन गांव की गली गलियारों में, हरे भरे खेत खलिहानों में, मंदिर के अंधेरे उजले कोनों में, बाग बगीचों में उछलते कूदते, पेड़ों पर चढ़ते उतरते, ताल तलैयों में तैरते ताड़ते, पलाश के घने जंगल में छुपते छुपाते, घरों और बरामदों में छुपा छुपी का खेल खेलते खिलाते, नीम पीपल के पेड़ों पर डले झूलों पर झूलते झुलाते, पेंग मारते हुए उल्लास और रोमांच से चीखते चिल्लाते, तालाब में पायजामा फुलाकर कमर के नीचे फंसाकर या टायर पकड़कर तैरते ताड़ते, गीली मिट्टी के खिलौने बनाते बिगाड़ते, बारिश की फुहारों में भींजते भागते,
बुलबुलों के पीछे दौड़ते दौड़ते। गांव जब बारिश के पानी से पूरी तरह तर हो जाता, ऐसे में खेतों की मिट्टी में धंसते धंसाते अमियाँ मतलब आम या बेर या कैथा, इमली या अमरूद, अनार छीन कर, चुरा कर, तोड़ कर, फ्रॉक में छुपा कर खाते खिलाते। साथ ही लड़के लड़कियों को बात बात में छकाते, परेशान करते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए बीता था। हाँ, एक ध्यान देने योग्य बात ये थी कि चुनिया मुनिया को उनके बचपन की हरकतों का, अनुभवों का भविष्य में बड़ा लाभ मिलने वाला था। संभावित घटनाएं जो घटित हो सकती थीं, जैसे उनका शरारा फुलाकर बांध कर तैरना सीखना स्विमिंग में काम आने वाला था, और झूला झूलते हुए पेड़ की ऊंची से ऊंची डाल की पत्तियों को दांतों से तोड़कर लाना हवाई जहाज़ के टेक ऑफ और लैंडिंग करते समय घबराहट से बचा लेने के काम आने वाला था। जब भी वे दोनों ऐसे स्थानों पर जाएंगी, उन्हें बचपन के वे साहसी कदम, रोमांचक घटनाएं, दृश्य, बातें आत्मविश्वास से भरने वाली थीं। चुनिया जहाँ गोरी, चिट्टी, तीखे नैन नक्श वाली गहरे बदन की आकर्षक लड़की थी, उसे देखकर रीतकालीन काव्य में वर्णित नायिकाओं की याद हो आती थी। चुनिया को अपनी इस अछूती दहकती सुंदरता का खामियाजा इस रूप में भुगतना पड़ा कि गांव में युवा मनचले, रूप लोभी प्रौढ़ और रूप पिपासु बूढ़े उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। उसे गाहे बगाहे छूने, सहलाने, चिपकाने की कोशिश में लगे रहते। आज जिन यौन शोषण की घटनाओं पर बहसें छिड़ जाती हैं, पकड़ा पकड़ी हो जाती है, ऐसी बातें चुनिया के साथ 50 बार खामोशी के साथ घटित हुई थीं। एक घटना वो कभी नहीं भुला पाती है, जब आइस पाइस खेलते हुए पटेल साहब के रिश्तेदार ने उसे अंधेरे में जोर से चिपकाकर उसकी छातियों को इतनी जोर से मसल दिया कि वो दर्द के कारण रात भर सो नहीं पाई थी। और एक बार एक आदमी ने उसकी फ्रॉक में रखे अमरूद उठाने के बहाने उसकी जांघों के बीच अपनी कठोर उंगलियां गोल गोल घुमा दी थीं। और वो शाम जब एक लड़के ने पतंग लूटने के बहाने उसको खंडहर में बुलाकर पकड़ लिया था। चुनिया समझ गई थी कि लड़के लड़की के बीच ये खेल इसी तरह चलते रहेंगे, इसलिए उसने भी उन सबको सबक सिखाने की तरकीबें सोच ली थी। बाद में सबक सिखाने के वे तरीके उसे भी मज़ा देने लगे थे। उसे लगने लगा था कि वो कितनी खास है, कितनी सुंदर, कि सब उसके पीछे कुत्ते की तरह लार टपकाते हुए भागते रहते हैं। बाद में वे कच्चे पक्के अनुभव उसके जीवन में बड़े काम आने वाले थे। वो पुरुषों को सम्मान के साथ नहीं, बल्कि बराबर के स्तर पर, बल्कि ज़्यादातर को अपने इशारों पर नचाने वाली थी। उसके मन में उसके लिए सफ़ेद कुत्ते, काले कुत्ते संबोधन स्थायी रूप से जमान पर बैठने वाले थे। जबकि मुनिया मध्यम कद की, सांवले रंग की, हल्का सा लचीलापन लिए नैन नक्श वाली लड़की थी। मुनिया समय के पहले ही जवान हो गई थी। यौवन ने उसकी देह को बेवक्ती आकर्षण का केंद्र बना दिया था। मुनिया अब सोचती है तो उसे पत्थर की तराशी खजुराहो की मूर्तियाँ अपना ही प्रतिरूप लगती थीं। उसकी छातियों, गर्दन और कंधों में गजब का आकर्षण था। जब दोनों किशोरावस्था में कदम रख रही थीं और दोनों की माँओं को उनके 5 लाल दिनों के बारे में जब पता चला तो चौकस और चिंतित हो गईं। उन दोनों को क्या पता था कि जांघों को रंगने वाला वो रक्त उनकी स्वतंत्रता, अलहड़ता और उड़ान को कैद कर देगा। हल्का हल्का चिंचिनाता वो रक्तस्राव उनके मन को भी चिंचिना रहा था। चुनिया मुनिया ने इस बंधन को, इस पहरेदारी को, इस बदलाव को शिद्दत के साथ महसूस किया। बगावत के बीज उनके चपल चंचल मन में प्रस्फुटित होने लगे। परिवार की चौकस निगाहों और टोका टाकी के बीच भी उन दोनों के भीतर अपने समवयस्क लड़कों के प्रति अजीब सा मीठा मीठा खिंचाव तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था। वे तमाम लड़के जो बेवकूफ़, आवारा और कुत्ते नजर आते थे, अब राजकुमार बनकर न सिर्फ सपनों में बल्कि देह में उठती गिरती लहरों में भी प्रवेश कर गए थे। इस नई बेचैन कर देने वाली अनुभूति के बारे में वे दोनों पेड़ों की घनी छाँव में बैठकर या ज्वार बाजरे के खेत में घूमते हुए बातें करती। वे गर्मी के दिन हुआ करते थे। तेज चलती गर्म हवाएं, उमस, आसमान से लेकर धरती तक को धधका देने वाली धूप, ढलती शाम में धूल भरे आसमान में दूर पक्षियों की तरह दिखाई देती पतंगों को उड़ाते, अल्हड़बाजी करते लड़कों की गतिविधियों को वे दोनों हसरत भरी निगाहों से देखती और देर रात तक उनके बारे में बातें करती। उनकी बातें, उनकी फुसफुसाहटें, उनकी खिलखिलाहटें सबको चौंका देती थीं। कर लो जितनी बातें करनी हो, शादी के बाद कौन कहाँ मिलने वाला।
एक दूसरे की सूरत देखने को तरस जाओगी। शादी उनके लिए रोमांचक घटना थी, मगर ससुराल नामक स्थान डरावना, रहस्यमय और चिंता में डालने वाला था। चुनिया मुनिया तब भी अपने वर्तमान में जी रही थीं। उनके तथाकथित प्रेमी जब परिवार वाले खेत खलिहान पर चले जाते और औरतें घरेलू कामों में व्यस्त हो जाती, तब वे भौरों की तरह मंडराते हुए सांकेतिक भाषा में मिलने का स्थान बताकर मिलने की प्रतीक्षा करते। वे दोनों भी लोटा लेकर दिशा मैदान के बहाने निकल जाती। ये एक ऐसी अनिवार्य दैनिक क्रिया थी जिसके लिए कोई मना नहीं कर सकता था। मुंह अंधेरे तक वे अलग अलग दिशाओं में अपने अपने मार्गों से लौट आती और प्रेमी दूसरे मार्गों पर अदृश्य हो जाते। उनकी कांपती सिहरती देह, डरा हुआ मन और मिलने की पुनः अभीप्सा हर पल बढ़ती जाती। पवित्रता अपवित्रता उनके लिए मायने नहीं रखती थी। नैतिकता अनैतिकता से वे शून्य थीं। उनका मन जो मांग रहा था उसको वे पाकर प्रसन्न थीं। पर निर्द्वंद चलती इस प्रेम लीला को कोई देख रहा था, पीछा कर रहा था। कौन? क्या आसमान में टिमटिमाते तारे, हवा में झूमते वृक्ष, या सुनसान खेत, या वृक्षों पर बैठे परिंदे, या रात में लौटते पथिक? नहीं, वे नहीं। फिर कौन? वो थी लच्छो। लच्छो स्कूल जाती थी, पर हम उम्र बच्चों के बीच ना तो उसकी कोई औकात थी, ना ही पहचान थी। मास्टर जी भी उसको तवज्जो न देकर तथाकथित उच्च कुलों की लड़कियों की चापलूसी करते। लेकिन अब लच्छो के पास अपनी उपेक्षा और अपमान का बदला लेने का स्वर्णिम अवसर था। उसकी आंखों में बिल्ली की आंखें दिखती थीं। मौके की तलाश में थी वो। लच्छो खुश थी। और एक दिन जब छुनिया मुनिया घर में नहीं थीं, प्रेमालाप में लीन थीं, उनकी माताएं पानी भरने के लिए आई थीं। बाकी औरतें घरों को लौट गई थीं। आसपास सन्नाटा था। शाम की बेला थी। सूरज डूबने को था। परछाइयाँ लंबी होती जा रही थीं। तब ठिगनी कद की लच्छो अंदर से स्वयं को लंबा महसूस करती हुई दृढ़ कदमों से चलती हुई उन दोनों के बीच जा खड़ी हुई। जानती थी उसकी बात पर वे दोनों यकीन नहीं करेंगी, इसलिए नाम एवं स्थान के बारे में बताते हुए उसने संपूर्ण आंखों देखा हाल सुना डाला। वो देख रही थी अपनी चुगली की प्रतिक्रिया। उन दोनों का आश्चर्य, क्षोभ, डर और घर में आने दो, हाथ पांव तोड़ देंगे जैसे वाक्यांश की पीड़ा दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। दोनों को अपने कुलच्छनों के लिए घर में कैद कर दिया गया और उन दोनों के प्रेमियों की इतनी धुनाई की गई कि उनकी 7 पुश्तें आंख उठाकर देखने की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर सकती थीं। चुनिया मुनिया को जितने तमाचों की मार पड़ी थी, वे दोनों लच्छों को सूद समेत लौटाने की प्रतिज्ञा कर चुकी थीं। चुनिया मुनिया वैसे भी लच्छों को 2 कौड़ी की बदसूरत, जलनखोर, कमीनी आदि आदि कहकर झूठा साबित करने में लगी थीं, लेकिन उनके माता पिता अब किसी प्रकार का रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। चुनिया मुनिया के बहकते कदमों, मन में उमड़ती प्रेमाकांक्षाओं और चरित्रहीन होने की प्रक्रिया से रोकने वाली लच्छो उनके लिए सबसे विश्वसनीय खबर नवीस बन गई थी। हित चिंतक और समझदार बनी लच्छो की हैसियत उनकी नज़रों में बढ़ गई थी और लच्छो मुस्कुरा रही थी। लच्छो की मुस्कुराहट धूप की तरह असीम थी, झुलसा देने वाली थी। लच्छो मुस्कुरा रही थी और उधर चुनिया मुनिया की हंसी ठिठोली मुस्कुराहटें कम होती जा रही थीं। परस्पर मिलना जुलना, लंबी लंबी बातें करना बंद हो गया था। वे अपने अपने घरों में कैद थीं, अकेली और उदास थीं, भयभीत और सहमी हुई थीं। उनका वर्तमान अतीत बन चुका था और जिया हुआ जीवन सपना। कभी कभार मिलने पर उनकी बातचीत का एक ही विषय होता, लच्छो। लच्छो को सीख सिखाने की तीव्र इच्छा, उसको दबाने बदनाम करने की कशमकश। समय जैसे उनके बीच थमसा गया था। जीवन निरर्थक लगने लगा था। बाहर की दुनिया मस्ती, चूल्हा चौकी, घिनौची और दालान तक सिमट कर रह गई थी और इस सिमटी, निराश, प्रेम विहीन दुनिया में छटपटाती चुनिया मुनिया को तब और गहरा आघात लगा जब मुनिया अपने ताऊ के साथ शहर चली गई। शहर में उसके चचेरे भाई पहले से रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उसके ताऊ राजनीतिज्ञ थे। राजनीति में उनकी छोटी मोटी महत्वाकांक्षाओं को स्थान मिल जाता था। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का श्रेय उन्हें जाता था। उससे जुड़ी स्मृतियां उनके जहन में थीं, जिन्हें वो अक्सर नेताओं के बीच किसी रोचक वीर कथा की तरह सुनाया करते थे। उनकी प्रतिष्ठा थी, नाम था। यूं भी उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। खासकर लड़कियों को लेकर उनकी सोच खुली और व्यापक थी। लड़कियों की शिक्षा को लेकर वे प्रगतिशील थे।
ज्ञान की वैतरणी में लड़कियों को तैरना चाहिए, तभी वे परिवार को सही ढंग से चला सकती हैं, ऐसा उनका मानना था। उनका ये भी मानना था कि जिस घर में बहू बेटी खुश नहीं होती और जहाँ उनको सम्मान नहीं दिया जाता, उस घर में सुख समृद्धि नहीं आती, यहाँ तक कि देवता नाराज हो जाते हैं। अतः उन्होंने मुनिया का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। मुनिया का नया नाम लिखाया गया, मीनाक्षी तिवारी। मीनाक्षी तिवारी ने मुनिया के रूप में छुनिया को आखिरी बार गले लगाकर आंसू पोंछते हुए जीवन भर न भूलने की कस्में खाकर अपने गांव और अपनी प्यारी सखी से विदाई ली थी। उस सूर्योदय की बेला में जब तक बैलगाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई थी, छुनिया अपनी जगह पर खड़ी हाथ हिलाती रही थी। आंसुओं से उसके गाल धुल रहे थे। घर लौटते हुए उसकी हिचकियां बंध गई थीं। भीतर का खालीपन चारों तरफ बर्फ की तरह जम गया था। पूरा गांव उसे निर्जन और उदास, अकेला और वीरान लगने लगा था। न रात कटती थी, न दिन बीतता था। छत पर बनी अटारी में वो पड़ी एक विरहणी नायिका की तरह आहें भरती। छुनिया 2 महीने में सूख कर कांटा हो गई थी। घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी थी। चूँकि पटेल साहब का परिवार खेती बाड़ी जमींदारी में अव्वल था, हाँ, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को वो उतना महत्व नहीं देते थे, न जीवन के लिए ज़रूरी मानते थे। अतः अब उन्हें छुनिया की शादी जरूरी लगने लगी। पटेल साहब अपनी लाडली बेटी के लिए ज़मीन जायदाद का मालिक, सुंदर और रौबदार लड़का ढूंढ रहे थे, और उधर लच्छो गांव के ही निकट दूसरे गांव के स्कूल में जाने लगी थी। उसने बोर्ड की परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के कारण उसे वजीफ़ा मिल गया था। आगे चलकर वो शहर के आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल में चली गई थी। उसका सपना था बहन जी बनने का। होशियार लोकप्रिय बहन जी, जो कक्षा में बच्चों के बीच अपने लिए प्रशंसा और सम्मान का भाव देखना चाहती थी। लच्छो ने अपने भीतर कुछ आदर्शवादी संकल्प ले रखे थे, जैसे नंबर 1, वो छुआछूत नहीं मानेगी, न उस तरह का व्यवहार होने देगी। 2, जाति और धर्म को हमेशा अलग रखेगी, जिसका सामना उसे कदम कदम पर करना पड़ा था। वो तो छुनिया मुनिया की प्रेम लीला उसके पिता को न बताती तो क्या वे कभी उससे बातें करते, उसे अपने घर में आने देते। नंबर 3, गरीबी अमीरी को दोस्ती के आड़े नहीं आने देगी, जो कि उसके अपमान का कारण बनी हुई थी। पर सपनों की गिनती यकायक थम गई, क्योंकि इस बीच लच्छो का रिश्ता तय कर दिया गया। उसकी जाति में ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के नहीं मिलते थे, इसलिए उसका आगे पढ़ना उसके परिवार की नज़रों में बेकार था। पर लच्छो का विवाह उसके लिए वरदान साबित हुआ। ससुराल में रहते हुए पति के साथ खूब अलमस्त जीवन जीते हुए, माँ बनते हुए भी वो पढ़ाई करती रही, क्योंकि इन सारी बाह्य क्रियाओं की बनिस्बत उसके भीतर चल रहे सपने कहीं ज़्यादा मजबूत, विराट और सकारात्मक थे। उसकी इस चमत्कारिक प्रतिभा से उसका पति अभिभूत था। पति छोटी सी नौकरी में लग गया था और लच्छो पढ़ाई में। पहले बेटा, फिर बेटी, फिर तीसरी संतान। उसी क्रम में लच्छो ने बीए किया, फिर एमए, फिर बीएड और अंततः लच्छो स्कूल में टीचर बन गई। चूँकि लच्छो आरक्षित कोटे में आती थी, इसलिए उसे कामयाबी के अवसर उसी तरह से मिलते गए। लच्छो का जीवन जैसे चिकनी राहों पर भागता जा रहा था। भाग्य उस पर मेहरबान था। पति परिवार उसके साथ था। परिस्थितियाँ उसके अनुकूल थीं। सपनों को पंख लग चुके थे। कॉलेज की नौकरी में आते ही लच्छो लक्ष्मी प्रसाद सिंह बन गई थी। इतनी कम उम्र में 3 बच्चों की माँ के पद चिन्हों पर बच्चे चल रहे थे। समय लक्ष्मी की मुट्ठियों में था। चारों तरफ से सफलताओं के दरवाजे खुल चुके थे। ठिगने कद की साधारण रंग रूप पर भरी छातियों और उभरे कूल्हों वाली लक्ष्मी को न रंगों की समझ थी, न शहरी ढंग से बात करने का अभ्यास। उसकी वेशभूषा और पूरा व्यक्तित्व देखकर कोई भी उसे अपने बीच बैठाने में संकोच करता था। वही लक्ष्मी एक नए रूप में, नए रंग में, नई साज सज्जा में दिखाई देने लगी थी। कहते हैं, सफलता आत्मविश्वास को सूरज की तरह चमका देती है। स्वयं को गढ़ने के लिए वो निरंतर मेहनत कर रही थी। योगा क्लास ज्वाइन करने के कारण लक्ष्मी की देह घटीली, आकर्षक और चिर यौवना की तरह हो गई थी। घुंघराले घने काले बालों को उसने गोलाकार कटवा लिए थे, जिससे उसकी छोटी गर्दन दिखाई देने लगी थी। भौं को उसने एक विशेष शेप दिलवा दिया था। गहरे कट के ब्लाउज उसके सामने यानी वक्ष, पीछे यानी पीठ को सेक्सी दिखाने में मदद करते थे। होठों पर
गहरी कॉफ़ी कलर की विदेशी लिपस्टिक लगी होती, जिससे उसके होंठ रसीले लगने लगे थे। दांतों का इलाज करवा कर उसने सारे गैप भरवा कर ब्लीच से चमकीले कर मुंह की दुर्गंध को दूर कर लिया था। एक हाथ में कंगन, दूसरे में घड़ी होती, दोनों हाथों की उंगलियों में बेशकीमती अंगूठियाँ। साड़ियों का सिलेक्शन लक्ष्मी अपनी अति आधुनिक सहेलियों की मदद से करती थी। सबसे अच्छी जगह यानी राजधानी में उसे सरकारी आवास मिल गया था। बाहर बाउंड्री, घने पेड़, मखमली दूब, कतारों से सजे गमले, अंदर महंगा कालीन, सोफे और दो विदेशी पूंछ हिलाते, मुंह खोले दांत और जीभ लपलपाते काले कुत्ते। हालांकि लक्ष्मी का पति तृतीय श्रेणी कर्मचारी था, पर इस बीच लक्ष्मी की दोस्ती बल्कि अंतरंगता की दीवार को ढहाते संबंध अपने ही गांव के एक बड़े अधिकारी से हो गए थे, जिसके चर्चे राजधानी के उच्च तबके में शराब के दौर के बीच चटकारे लेकर होते। उस आदिवासी अफसर ने लक्ष्मी की धाक जमा दी। धाक इस मायने में कि लक्ष्मी को उनकी लाल बत्ती की गाड़ी कई दफ़ा कॉलेज छोड़ने आती और लाल बत्ती वाला अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग में कमिश्नर बन गया था। बस फिर क्या था। कॉलेज में महिला पुरुष सभी लक्ष्मी के चारों तरफ यूं भिनभिनाने लगे जैसे गुड़ पर मक्खियाँ। लोग देखते लक्ष्मी का रुतबा, लक्ष्मी की मालकियत। वो आईएएस अफसर लक्ष्मी के गांव से था, अपने लोगों को प्रोत्साहित करता था, मौका देता था। फिर लक्ष्मी जैसी स्मार्ट, वाचाल, बुद्धिमान और आधुनिक शहरी महिला उसके लिए खासा महत्व रखती थी। उम्र की ढलान पर एक बदशक्ल आदमी के लिए हर वक्त ताज़ा तरीन लगने वाली स्त्री की हंसी, उसका सामीप्य, उसकी दैहिक मादकता उन्हें अंदर तक जवान कर देती। कहा जाता था कि गांव में उनकी कुरूप पत्नी परित्यक्ता की तरह संघर्ष भरा जीवन जी रही थी, इसलिए लक्ष्मी उनकी अघोषित दूसरी पत्नी के रूप में ख्याति तथा रुतबा हासिल कर चुकी थी। मोहल्ले पड़ोस वाले देखते सुबह शाम नियमित रूप से अफसर की लाल बत्ती की गाड़ी लक्ष्मी के दरवाजे पर खड़ी होती। ठीक उसी समय उसका पति अपने दोनों कुत्तों को बाहर घुमा रहा होता। इस अधिकार के चलते ही लक्ष्मी उनके पद का, उनके अधिकारों का इस्तेमाल अपने लिए और अपनी मित्र मंडली के लिए कर रही थी। लोग साहब की पावर लक्ष्मी में देखते थे। लक्ष्मी एसपी मैडम के रूप में स्थापित हो चुकी थी। काम करवाने वाले लोग साहब के पीए से कम लक्ष्मी मैडम से ज़्यादा संपर्क करते। जब सब तरफ से लोग हताश हो जाते तो लक्ष्मी उनकी उद्धारक बनने का श्रेय लूट लेती और वो शान से चश्मा पहनकर शानदार गाड़ी में यूं चलती उतरती गोया इस शहर की वही मालकिन हो। इस जीवन का लुत्फ कैसे उठाया जाना चाहिए, कोई लक्ष्मी से सीख सकता था। चर्चा तो यहाँ तक चल पड़ी थी कि लक्ष्मी बहुत जल्द राजनीति में आने वाली है। साहब उसको सांसद बनवाने का मन बना चुके हैं, तो भावी राजनेता से कौन मधुर संबंध नहीं रखना चाहेगा। लक्ष्मी उड़ रही थी, मौसम का मिजाज देखकर उड़ रही थी, हवा का रुख देखकर उड़ान भर रही थी। और उधर छुनिया, जिसका नाम ससुराल वालों ने छवि रख दिया था, का भाग्य परमात्मा के हाथों की कठपुतली बना था। समय ने उसके साथ ऐसा क्रूर खेल खेला कि वो स्वयं को खड़ा ही नहीं कर सकी। माता पिता बेवक्त बूढ़े हो गए थे। सास ससुर की खामोशी उसे घायल कर रही थी। वो जितनी दूर तक देखती उसे निर्जन अंधकार में डूबा भविष्य नजर आता। जिस समाज में वो रहती थी उस समाज में पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व ही न था। जीने का, खुश रहने का, पहनने ओढ़ने का मतलब था पति। गोद में पल रहा शिशु जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, छवि का क्रोध, अवसाद और अकेलापन विक्षिप्तता की हद तक बढ़ता जा रहा था। बीमार पति का मरना तय था, पर छवि का जीना मृत्यु तुल्य क्यों था। मुनिया यानी मीनाक्षी को 4-5 माह बाद जब खबर लगी तो वो रात भर छत पर घूमती फिसलती आकाश को तकती रही। दूसरी रात भी उसकी करवटें बदलते हुए बीती। बचपन एक बार फिर अपनी उद्दीपता लिए खड़ा था। ऐसे शोकाकुल माहौल में अपनी सखी को सामने पाकर छुनिया यानी छवि का बांध टूट पड़ा। वो दहाड़ मारकर जो रोई तो पूरा घर क्या, आसमान और धरती क्या, वृक्षों पर बैठे परिंदे तक सहम कर उड़ान भर बैठे। दुबली पतली छवि और दुबली हो गई थी, मात्र हड्डियों का ढांचा। छवि को इस हाल में छोड़ना मीनाक्षी को गवारा न था। मीनाक्षी इस बीच जो सीखी हो, अपनी बात मनवाना अलबत्ता सीख गई थी। 2-3 दिन की मान मनौवल के बाद छवि के ससुराल वालों ने उसे जाने की अनुमति दे दी। उसका मन बदल जाएगा, रात दिन वही बातें सोचकर कलपती रहती होगी। जल्दी वापस भेज देना, उसकी सास ताकीद कर रही थी।
हम तो अपने नाती का मुंह देखकर जिंदा रह लेंगे। और छवि कैसे जिंदा रहेगी जिसने आपके नाती को जन्म दिया है? सब खामोश थे। अब और नहीं रोना है, बस, मीनाक्षी ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। तो क्या करें? वहाँ चलकर सोचते हैं, पर तुम मान लो कि यहाँ रहकर तुम 10 साल भी जिंदा नहीं रहोगी। तुम्हें स्वावलंबी बनना चाहिए, अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए। हमसे कुछ ना होगा मुनिया। कुछ नहीं होगा से क्या मतलब? ये शब्द तो तुम्हारी जुबान पर आना ही नहीं चाहिए। सोच कर देखो, क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जीने देंगे? गांव की हवेली में भूतों की तरह भटकती रहोगी? क्या तुम्हें अपने बच्चे का भविष्य नहीं संवारना है? अपने आप से और हम सबसे वायदा करो कि वापस नहीं जाओगी। वे सब नाराज हो जाएंगे। इसके भविष्य का खर्चा कौन उठाएगा? इसका हक मारा जाएगा। वही देंगे, लेकिन इन शर्तों पर नहीं कि तुम उन सबके लिए अपना जीवन बर्बाद कर दो। मीनाक्षी एक के बाद एक तर्क दिए जा रही थी। वो जानती थी वृक्ष आंधी में गिरते हैं, जड़ों से उखड़ा नहीं करते। अभी भी उसे सीधा करके खड़ा किया जा सकता है। एक संतप्त जीवन जो सारी कामनाओं से दूर भाग रहा था, बस उसे जोर से थामने की जरूरत थी। इस प्रकार छवि की नई जीवन यात्रा ने यहाँ से एक नया मोड़ पार किया। उस मोड़ के पीछे वाली गली को छोड़ दिया जो अंधकार में डूबी थी, जहाँ के साए उसका पीछा करते रहते थे। मीनाक्षी के साथ रहकर वो अपने लिए ज़मीन तैयार कर रही थी, यानी उसने पढ़ाई आरंभ करने की कोशिश शुरू कर दी थी। हालांकि यहाँ का खुला आकाश, खुला वातावरण, बेरोक टोक जिंदगी अच्छी लगती थी। अपने बच्चे को लेकर कुछ करने की तमन्ना, इस अवस्था तक आने में उसे हफ्तों लग गए थे। मीनाक्षी के साथ उसका उठना बैठना, विभिन्न स्थानों पर जाना, हाट बाजार, कला केंद्रों, अलग अलग साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होना उसके लिए अलग जादुई दुनिया में जाने जैसा था। उसने महसूस किया कि ज़्यादातर लोग उसकी गहरी काली जादुई आंखों, आकर्षक देह और उसकी मुस्कुराहट को विस्मय तथा प्रशंसा भरी निगाहों से देखते थे। उसकी आमंत्रित करती आंखें और होंठ कशिश पैदा करते थे, जबकि मीनाक्षी जानती थी कि उसकी देह में थोड़ा सा और भराव आ जाए तो विदेशी फिल्म अभिनेत्रियों की तरह अपनी मादक अदाओं से इस रसिक समाज को अपने मोहपाश में बांध सकती थी। मीनाक्षी का अपना रंग रंगीला मित्र समाज था। कवि, कलाकार, नाट्यकर्मी, अभिनेता, समाज के अलग अलग तबकों के उच्च पदस्थ लोग अक्सर ही उसके घर में धमा चौकड़ी मचाए रहते। शराब और शायरी के दौर चलते, नाटकों की रिहर्सलें होती, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती तो दूसरे ग्रुप के लोगों का मजाक उड़ाया जाता। अब इस रंगीन महफिल में छवि का आगमन एक नए सुरूर को पैदा कर रहा था। वैधव्य की उदासी ने उसको सबके बीच सहानुभूति का पात्र बना दिया था। हर कोई उसके भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करता, कुछ न कुछ करवाने के लिए प्रयत्न करता। लगता कि वो किसके कितने निकट है, कितनी आत्मीय है या रहेगी, इसके लिए रसिक समाज के बंदे अपनी सेवाएं देने के लिए प्रस्तुत रहते। धीरे धीरे छवि ने भी अपने गंवई संकोच की जंजीरें तोड़ी, अपनी शांत, गंभीर, दर्द भरी मुस्कान को मादक बनाया। साड़ी जैसी परंपरागत देह ढापू वेशभूषा को त्याग कर सलवार सूट तथा जीन्स पर आ गई। वो तमाम दुनिया जहान के साथ थिएटर में रुचि लेने लगी। पढ़े लिखे आधुनिक बौद्धिक समाज ने उसको हाथों हाथ लपक लिया और उसके नन्हे बेटे को एक साफ सुथरी पढ़ी लिखी आया के हवाले कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा अपनी आया को प्रेम करने लगा। छवि अपने जीवन की दिशा को पकड़ रही थी। वैधव्य का ठप्पा, ससुराल वालों का भय, माता पिता की नसीहतें बहुत पीछे छूट गई थीं। अब सब कुछ थी तो मीनाक्षी को नौकरी की ज़रूरत थी, जो आज के ज़माने में मुश्किल थी। वो प्रखर बुद्धि की मलिका थी, वाचाल थी, तर्क वितर्क करना जानती थी। उसे पुरुषों को पटाना, रिझाना और नचाना आता था, खासकर ऐसे बूढ़ों को जो बाहर की दुनिया में बड़े बड़े नामों और कामों से जाने जाते थे, लेकिन भीतरी दुनिया में वे बेहद सामान्य किस्म के रूपलोभी, रसलोभी, सुरा प्रेमी सामान्य जन ही थे। अंततः मीनाक्षी एक संस्था के संस्थापक के पास जा पहुंची। मैं आपकी संस्था से जुड़ना चाहती हूँ। आपका स्वागत है। आप जानती ही होंगी कि हमारी संस्था के नियम और अनुशासन बड़े सख्त हैं, चाहे विचारधारा के स्तर पर हों या आचार व्यवहार के स्तर पर। पहले आपको उनके बारे में जानना होगा। उनमें कोई समझौता नहीं किया जाता। संस्था प्रमुख ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। बूढ़ा चतुर और चालाक है, आसानी से हाथों में नहीं आएगा।
मीनाक्षी ने मन ही मन उसे गालियां देते हुए कहा। क्या करना होगा? उसने आंखों से रस उड़ेलते हुए पूछा। कुछ समय के लिए हमारे यहाँ आइए, कार्यक्रमों में शामिल होइए। यदि आपको लगता है कि आप वो सब कर सकती हैं तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हाँ, प्रतिबद्धता पहली शर्त है, ईमानदारी और प्रतिबद्धता। फिर आपकी योग्यता को परखने, उसे संवारने और परिष्कृत करने की जिम्मेदारी हमारी है। मीनाक्षी एकटक संस्था प्रमुख का गोरा, चिकना, बिना झुर्रियों का चेहरा देखे जा रही थी। उस चेहरे पर अनुभवों की रंगत थी, आंखों में भेदने वाली दृष्टि और बातों में साफ कुएं की धार। मीनाक्षी उनके सामने जरा भी घबराई नहीं, ना ही पीछे हटी। इस भूरे बूढ़े घोड़े की लगाम अपने हाथों में लेने की अकुलाहट उसके मन में बढ़ने लगी। लोगों के साथ कैसे कूटनीतिज्ञ संबंध बनाने होते हैं, ये सब कुछ उसने अपने परिवार में देखा था, ताऊ जी के राजनीतिक जीवन में अनुभव किया था। मीनाक्षी ने अब अपने पत्ते खोले, ताऊ जी के बारे में बताया। संस्था प्रमुख आश्वस्त हुए। धीरे धीरे मीनाक्षी ने अपने वाक चातुर्य और बुद्धिमत्ता से सबको अभिभूत कर लिया। वो संस्था की एक एक गतिविधि का जरूरी हिस्सा बनती गई। संस्था का व्यापक परिचय क्षेत्र उसका अपना क्षेत्र बन गया। हर व्यक्ति से संपर्क करना, बात करना अब मीनाक्षी का काम था। मीनाक्षी ने महसूस किया कि उस कुर्सी पर बैठकर हिंदुस्तान भर की बड़ी बड़ी हस्तियों से संबंध बनाए जा सकते हैं, अपनी पहचान बनाई जा सकती है, जिसके लिए वो वर्षों से प्रयासरत थी और बहुत कम समय में ही समाज सेवियों, कानूनविदों, शिक्षा शास्त्रियों, साहित्यकारों, नेताओं, बड़े बड़े अफसरों और राज्यपालों से मीनाक्षी के व्यक्तिगत संबंध बन गए थे। मीनाक्षी को सामने खुला, साफ, चमकीला आकाश दिखाई दे रहा था, जो उसके मन में दबे छुपे सपनों को पूरा करने के लिए खड़ा था। बस ज़रूरत थी इस चिकने, चालाक, घाघ बूढ़े को अपने विश्वास में बनाए रखने की, क्योंकि इस आदमी ने अपना प्रभामंडल बना रखा था। देश दुनिया की तमाम सभाओं, समितियों में वो सदस्य, निर्णायक, सलाहकार, अध्यक्ष बनकर भाषण देने जाता, सम्मानित होता, लोगों को सम्मानित करवा कर अपनी जय जयकार करवाता। अपार संभावनाओं और क्षमताओं के बीच मीनाक्षी तिवारी के व्यक्तित्व का विकास कुछ इस तरह हुआ कि उसने अपने लंबे बाल कटवा लिए। उसकी चाल ढाल और देह में आभिजात्यपन झलकने लगा। तराशी हुई भाषा शैली में होंठ दबाकर काजल लगी आंखों से गंभीरता झराती। जब वो बात करती तो सामने वाला उसकी प्रशंसा किए बिना न रहता। हर व्यक्ति उससे बातें करने के लिए, संपर्क बढ़ाने के लिए लालायित रहता और वो छवि को जाकर वहाँ के दृश्यों का यूँ बयान करती। जब मैं वहाँ गई तो 3 भूरे कुत्ते बैठे थे, साहित्य के कुत्ते, समाज के कुत्ते, औरतों की तरफ लार टपकाते कुत्ते। छवि उसके होंठों पर उंगली रखती। क्या बोल रही हो? सच तो बोल रही हूँ। साले अपनी टांगों पर सीधे खड़े नहीं हो पाते, पर औरत को देखते ही लार टपकाते हुए ललचाते नजर आते हैं। इनकी असलियत देखनी हो तो शराब की पार्टियों में देख लो। शराब पीकर इन्हें अपना ही होश नहीं रहता है। दिन में ये औरतों के सामने झुके झुके दांत निपोड़ते दिखते हैं और रात में उन्हीं औरतों के लिए ये क्या क्या नहीं बोलते हैं। मैं तो सबके मज़े लेती हूँ। कहेंगे मीनाक्षी जी किसी प्रोग्राम में दोबारा ज़रूर बुलाना, कहकर मीनाक्षी जोर का ठहाका लगाती। छवि उसका चेहरा देखे जा रही थी और मीनाक्षी तथाकथित बड़े लोगों को यूं गालियां दिए जा रही थी जैसे यार दोस्त आपस में बात करते हुए गालियां देते हैं। इनमें से एक कुत्ता अपनी 2 कौड़ी की किताबें लेकर सुबह सुबह आ जाता है। हमारी किताबें पढ़िए मैडम। साला चूतिया अपना कूड़ा ज़बरदस्ती पढ़वाना चाहता है। सोचता होगा मैं वहाँ पर इसकी किताबों की समीक्षा करवा दूँगी। बाहर ऐसी अकड़ दिखाता है कि सीधे मुँह बात नहीं करता और मेरे सामने गिड़गिड़ाता रहता है। छवि हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रही थी और मीनाक्षी किस्से पर किस्सा सुनाए जा रही थी। इन तमाम घटनाओं दुर्घटनाओं के बीच साहित्यिक और सांस्कृतिक शहर ने देखा एक उभरती हुई पर स्थापित होने के लिए अपनी प्रतिभा को प्रामाणिक बनाते हुए, अपने व्यक्तित्व के प्रभामंडल और मादकता से रिझाते हुए मीनाक्षी को, जिसकी तूती संस्था से लेकर साहित्य और शेष समाज के बीच बोलती थी, जो आरोप प्रत्यारोपों को, किसी के साथ अपने नाम जोड़े जाने को मजाक के रूप में लेकर उन्मुक्त ठाकों में उड़ा देती। इधर छवि ने एक उभरती हुई कवित्री और रंगमंच कलाकार के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था।
उसकी बिंदास छवि के कारण पुरुषों में उसकी दोस्ती करने की होड़ लग रही थी। और सबसे बड़ी बात कि छवि के ऊपर माता पिता, भाई बहन, पति या किसी पुरुष का वर्चस्व नहीं था जो उसके अबाध बहते जीवन को बाधित कर सके। इस बीच गर्मा गर्म खबरें उड़ती रहती कि छवि फला फला कवि की दोस्त है, फला लेखक के साथ घूम रही है, फला कलाकार के साथ सिगरेट पी रही थी, या कल रात उसके घर के सामने फला मंत्री, अफसर या उद्योगपति की गाड़ी खड़ी थी। ये उसका 7वां वर्ष था इस शहर में, गांव तथा परिवार को त्यागे हुए, जबकि सच्चाई ये कि उसके दोनों ही परिवारों ने उसको त्याग दिया था। उसके चरित्र और आचरण को लेकर वे शर्मसार थे, नाराज थे। ससुराल वालों के लिए वो कुलच्छनी थी, वाहियात थी, बेशर्म औरत थी। उन तमाम रिश्तों, बातों, चर्चा कुड़चर्चाओं को पीछे छोड़ती छवि इन दिनों एक शादीशुदा, लगभग तलाकशुदा आदमी के साथ प्रेम में डूबी हुई थी। दोस्ती और प्रेम में फ़र्क होता है। मीनाक्षी उससे पूछती, तुम्हें क्या चाहिए, दोस्त या प्रेमी या पति? छवि कहती, दोस्त अपनी जगह, प्रेमी अपनी जगह और पति अपनी जगह। वैधव्य का धक्का उसके जीवन में लगा था जिसे वो मिटाना चाहती थी। बचपन का वो उन्माद, वो प्रेम, वो स्पर्श अब भी उसकी रगों में बहते खून को गरमा देता है। वो जीने में विश्वास करती थी, न कि रोने में। उसके लिए सेक्स एक ज़रूरत थी, स्वस्थ कुंठा रहित देह को बनाए रखने की दवा, नैसर्गिक ज़रूरत जिसे वो वर्जना या पाप नहीं मानती थी। वो अब तक खेलती रही थी, मगर अब छवि जीवन में स्थायित्व चाहती थी, सुरक्षा चाहती थी, अपने लिए, अपने बेटे के लिए नाम चाहती थी। एक ऐसी संपूर्ण जिंदगी की कामना उसके भीतर अंगड़ाई ले रही थी जिसके दिल में प्यार हो, पैसा हो, भरोसा हो, उसके बेटे को अपनाने का साहस हो। वो शादी करना चाहती थी। उसकी शादी टिकेगी? उसके दोस्त आपस में मजाक करते। सवाल शादी के टिकने न टिकने का नहीं था, सवाल था उसकी ज़िंदगी में ठहराव लाने वाली शादी का। ये भी सच था कि उसकी शादी कई पुरुष मित्रों के गले नहीं उतर रही थी। उसके युवा, प्रौढ़, बूढ़े और दमदार, मालदार पुरुष प्रेमी उसे यूं मुक्त करने के मूड में नहीं थे। न वे चाहते थे कि छवि किसी एक की होकर रहे, वो सबके बीच सबकी बनकर रहे। इसलिए समझाइश दी आंखें खोलने की। अनेक नाकाम कोशिशें की गईं, पर छवि अब इन तमाम खिलंदड़ों के बीच अपना शेष जीवन यूं ही नहीं जीना चाहती थी। उसे सामने दरवाजे पर खड़ा शानदार भविष्य दिखाई दे रहा था, और जैसी उसकी इच्छा थी, जैसा उसका सपना था, ठीक वैसी इच्छा और सपने लिए वो पुरुष उसे खींच रहा था। महानगर का चमकता दमकता जीवन, जिसमें कमाऊ पति था और दोस्तों के लिए स्पेस भी, उसके बेटे का सुरक्षित भविष्य भी, जैसा उसका स्वभाव था, उन्मुक्त, मस्त, चंचल, बहुरंगी, वैसा ही उसके होने वाले पति का भी जीवन था। जैसे खुलकर वो जीना चाहती थी, वैसे ही वो भी जीना चाहता था। उसने अपनी असुंदर, कम पढ़ी लिखी पत्नी को तलाक दे दिया था और कई वर्षों से अत्यंत सुंदर स्त्रियों के साथ रंगरेलियां मनाता हुआ अपने दोनों बच्चों के लिए घर और घर की देखरेख करने वाली पत्नी चाहता था। शादी के बाद जो प्रतिक्रियाएं हुईं वे कितनी रोचक और लंबी थीं, वो एक अलग कहानी है। पर बचपन और किशोरावस्था के दिनों को विदा कहकर जब छवि ससुराल जा रही थी और बाद में वैधव्य के दिनों में जब उसने स्वयं को दुख के समुद्र में डूबते हुए महसूस किया, तो उन दिनों को वो बीते दिनों की कहानी के रूप में भूल जाना चाहती थी। ऐसा भाग्य सबका कहाँ, ऐसा बिंदास जीवन कितनी महिलाएं जी पाती हैं। साथ वाली महिलाएं उसको देख कर ईर्ष्या से भर उठती। अगर किसी में हिम्मत है समाज और परिवार से टकराने की, तो उठाओ ऐसा कदम। हम लोग तो सपने तक में उसी एक पति के बारे में सोचते रहते हैं, और वो तो खुलकर जीती है। उसकी दोस्त उसके इस तरह के जीवन की सराहना करते न थकती, क्योंकि छवि के आज़ाद जीवन में उन्हें अपने आज़ाद होने का एहसास होता। उन्हें लगता कोई तो है जो इस पति रूपी पुरुष समाज को जूतों के नीचे रखकर अपने आगे पीछे घुमाती है। इस बीच लक्ष्मी कॉलेज के हॉस्टल की वार्डन बनाई जा चुकी थी, शहर के बीचों बीच बने कन्याओं के हॉस्टल की वार्डन यानी उसमें रहने वाली लड़कियों पर स्वामित्व होना, उन्हें अपने अंडर में रखकर अपने अनुसार चलाना, खाद्य सामग्री से लेकर हर चीज़ पर कब्जा। चूँकि इस हॉस्टल में विशेष वर्ग की लड़कियां रहती थीं, इसलिए लक्ष्मी का वार्डन बनना सबको जायज़ लगा। लक्ष्मी के पुलिस विभाग से लेकर हॉस्पिटल तक संपर्क संबंध थे। उसमें असीम ऊर्जा थी, लोगों को जोड़ने की कला में वो माहिर थी।
कैसे किसका कहाँ कितना किस तरह इस्तेमाल करना है वो बखूबी जानती थी। विपरीत परिस्थितियों को भी वो अपने अनुकूल बना लेती थी। लक्ष्मी ने हॉस्टल की कायाकल्प कर दी, यानी पिछले वर्षों की गंदगी, टूट फूट, असुविधाओं को दूर करवाया। फिर कुछ ऐसी चीज़ें बनवाईं जैसे बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, वाचनालय, जिनका लोकार्पण उसने उच्च अधिकारियों से करवाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से नेता, उच्च अधिकारी अभिभूत हो गए। लड़कियों का उमड़ता मादकता लिए निष्पाप यौवन उनकी आंखों में बस चुका था। अब तो कार्यक्रमों का सिलसिला चल पड़ा। लक्ष्मी हॉस्टल की लड़कियों को हर जगह भेजती। आदिवासी, पिछड़ा वर्ग तथा अन्य कोटे की लड़कियों को इतनी प्रशंसा कभी नहीं मिली थी जितनी लक्ष्मी के कार्यकाल में मिल रही थी। कॉलेज में कभी कभार होती कानाफूसी लक्ष्मी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि लक्ष्मी के रुतबे के सामने हर कोई नतमस्तक रहता था। हाँ, इस बीच विभागाध्यक्ष से जरूर लक्ष्मी का झगड़ा हो गया था। वे बार बार लक्ष्मी को क्लास लेने को कहती और लक्ष्मी अपनी लिपस्टिक पुती मुस्कान से बात को टाल देती। टाइम टेबल को लेकर विरोध करती। बात प्राचार्य तक पहुंची। दोनों को समझाइश दी गई। लक्ष्मी ने देख लिया था कि विभागाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना रस्तोगी मीनाक्षी तिवारी की सास हैं। दोनों एक ही ब्लॉक में रहती हैं। लक्ष्मी को बचपन की वो घटना याद आ गई जिसकी वजह से मुनिया को घर वालों ने घर के भीतर बंद कर पिटाई की थी। लक्ष्मी भी अब बदले के लिए 100% तैयार थी। विभागाध्यक्ष किसी और भावना से उसके पीछे पड़ी थी, उसे ये मंजूर नहीं था। सो बाहर निकलते ही उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आप लोग समझते क्या हैं अपने आप को? सब मिलकर साजिश कर रहे हैं। मुझे पूरे दिन के लिए फंसा दिया है। आपको पता है कि मैं वार्डन हूँ, मुझे वहाँ के भी काम करने रहते हैं। कहते हुए लक्ष्मी ने टाइम टेबल की पुड़िया बनाई और अर्चना रस्तोगी के मुंह पे दे मारी। सबके सब हतप्रभ। अर्चना रस्तोगी को काटो तो खून नहीं। इतनी मजाल कि कोई उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर दे। और ये छिनाल कुत्ती, कोटे अफसर की रखैल, समझती क्या है अपने आप को? इसे पता नहीं है कि अर्चना का कांटा पाताल में भी नहीं बचता। उन्होंने फाइल वहीं छोड़ी और तेज कदमों से अपनी गाड़ी के पास जा पहुंची। कागज़ की गोली उनकी छाती को छलनी कर गई थी अपमान से। उनका काला चश्मा बार बार नाक से खिसक रहा था, यानी पसीने से भीगती वे कार के अंदर जा बैठी। प्रत्यक्षदर्शियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। 2 दिन नहीं टिक पाओगी, समेट लो अपने कागज पत्तर। जानती नहीं होगी किससे टक्कर ली है? अरे जो जलते हैं वे सामने आए। जोर जोर से बोलती लक्ष्मी ने अपना बैग कंधे पर टांगा, रजिस्टर वहीं पटका और सीधे अपनी कार में जाकर बैठ गई। वो मोबाइल पर किसी को सारा घटनाक्रम बता रही थी। आप मुझे बता दो कि मैं कहाँ पर काम करूँ, प्रिंसिपल को भी समझा दो, मेरे ऊपर चिल्ला रही थी। 1 हफ्ते बाद विभागाध्यक्ष का ट्रांसफ़र हो गया। विभागाध्यक्ष इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बीमार पड़ गई। सारा कॉलेज सन्नाटे में, भयभीत, दुखी। सत्ता का ऐसा नशा, मामूली सी बात पर इतनी बड़ी सज़ा। तब मीनाक्षी ने आकर उन्हें बताया कि असल में क्या है। लक्ष्मी को सबक सिखाने के लिए मीनाक्षी ने कमर कस ली थी। उसके इस मद को चूर चूर कर देना चाहती थी, सो तैयारी शुरू कर दी। तैयारी नंबर 1, लक्ष्मी की सर्विस में SC लिखा था जबकि वो OBC कोटे से आती थी। नंबर 2, पिछले महीने में हॉस्टल का बजट कैसे खर्च हुआ। नंबर 3, इतनी रात तक कई लड़कियों को अधिकारियों के बंगले पर क्यों भेजा जाता है, लड़कियों को छुट्टियों में क्यों रोका गया था। अर्चना रस्तोगी ने अपना ट्रांसफ़र कैंसिल करवा लिया और MA की लड़कियों से एक कागज़ पर हस्ताक्षर करवाए और उन्हीं लड़कियों में से किसी एक ने अपनी मांगें मनवाने के नाम पर हॉस्टल की लड़कियों के हस्ताक्षर ले लिए। अब इन हस्ताक्षरों के पहले जो लिखा गया वो लक्ष्मी के जीवन में भूचाल लाने वाला था। अलग अलग कागज़ों पर फोटोकॉपी लगाकर उच्च शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव, आयुक्त, प्राचार्य, राज्य महिला आयोग और न जाने कहाँ कहाँ शिकायतें प्रेषित कर दी गईं। जब लक्ष्मी के पास हर ऑफिस से जवाब के लिए पेशी के लिए पत्र आया तो भौचक रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अंदरूनी बातें बाहर कैसे आ गईं? जो लड़कियां उसके इशारों पर नाचती थीं वही उसके खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ी हो गई थीं। लक्ष्मी साहब के कंधों पर सिर रखकर फपक फपक कर रो रही थी। साहब खामोश थे, नाराज और क्षुब्ध। लक्ष्मी के साथ उनका नाम भी बदनाम हो रहा था। आगे के प्रमोशन पर इन सब बातों का प्रभाव पड़ने वाला था। अब क्या होगा?
वे अपने बचाव की तरकीबें सोच रहे थे। उन्हें स्वयं के साथ साथ लक्ष्मी को भी बचाना था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अर्चना रस्तोगी के साथ कौन सी ताकत काम कर रही है। और उधर रोशनियों में डूबी कॉलोनी के एक मकान में भीतर के कमरे में हंसी ठहाके लगाए जा रहे थे। अर्चना रस्तोगी भजिया खा रही थी और मीनाक्षी और छवि शराब पी रही थी। अभी तो नौकरी से भी जाएगी, देखना तो, अर्चना रस्तोगी ने चश्मा साफ करते हुए कहा। छवि का जो जीवन बर्बाद हुआ था इसी कुतिया की वजह से। इसने इतनी झूठी बातें लगा दी थीं कि हमारे और इसके पिताजी ने हम लोगों को बंद कर दिया था। इतनी कुटाई हुई थी हमारी कि आज तक उसके निशान होंगे हमारे पीठों पर। कल देखना तुम क्या होने वाला है। दूसरे दिन नारे लिखे बैनर हाथ में लिए लड़कियां सड़क पर रैली निकाल रही थीं। वार्डन मैडम, हाय हाय, वार्डन मैडम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भेदभाव बंद करो, वार्डन मैडम शर्म करो। मामले ने तूल पकड़ लिया था। खबरें, शिकायतें ऊपर तक पहुंच चुकी थीं। विधानसभा में प्रश्न उठवाया गया और इसका असर ये हुआ कि प्रभावशाली सत्ता को अपने हाथ में लिए चलने वाली वार्डन मैडम यानी लक्ष्मी को तत्काल वहां से हटा दिया गया। लक्ष्मी के लिए ये घटनाएं, ये समय, ये दिन अंधकार में डूबे थे। अपमान और बदनामी के दिन, शर्मिंदगी और पराजय के दिन। सुनने वालों ने रस लेकर मजाक बनाते हुए फप्तियाँ कसनी शुरू कर दीं, जो लक्ष्मी के दिल को क्षार क्षार किए जा रही थीं। देख रहे हो मेरा नाम कैसे बदनाम किया जा रहा है, लक्ष्मी साहब के सामने आक्रोश और दुख से कहे जा रही थी। मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। कमीने, तू किस दिन काम आएगा? इतने बड़े पद पर बैठकर भी तू क्या मुझे नहीं बचा सकता? लक्ष्मी मन ही मन सोच रही थी। मेरी कितनी बदनामी हो रही है। ये सब मैंने किसके लिए किया था? तेरी खातिर ना। तूने अपने लोगों को खुश करने के लिए मुझसे ये सब करवाया था। तेरे लिए मैंने अपना मान सम्मान, घर परिवार सब कुछ दांव पर लगा दिया। लक्ष्मी के आंसू नहीं थम रहे थे। चेहरा काला पड़ गया था। देखकर लग रहा था गोया वो महीनों से बीमार पड़ी हो, उसकी देह में रक्त न बचा हो। सोचते हैं, गाली देने से क्या होगा? साहब ने ठंडी आवाज़ में कहा। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मामला शांत होने दो, जांच चलने दो, बाद में देखेंगे। साहब ने रूखी आवाज़ में कहा। फिलहाल हमें मिलना भी नहीं चाहिए। साहब से ये शब्द सुनकर लक्ष्मी के पाँवों की ज़मीन खिसकने लगी। साहब के बिना वो है क्या, रुई की तरह उड़ा दी जाएगी? नहीं नहीं, साहब को नाराज़ नहीं करना है। लक्ष्मी ने अपनी उग्र आवाज़ को सामान्य किया, आंसू पोंछे और लगभग गिड़गिड़ाती हुई बोली, आपके अलावा मेरा है कौन? मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। लक्ष्मी ने मेडिकल लीव ले ली थी, बीमार होने का नाटक। अंततः जब लक्ष्मी को कुछ नहीं सूझा तो वो अपनी बचपन की सहेली, जो कि इन दिनों मंत्री थी, के पास गई। मुझे इन सारे आरोपों से बरी करवाओ, मेरे साथ धोखा हुआ है। जहाँ कहना पड़े कहो, जो आरोप लगाए गए हैं वे सब निराधार हैं, खारिज होने चाहिए। पर मैं क्या कर सकती हूँ लक्ष्मी, जांच तो होगी ही। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मंत्री ने बिना कागजों को देखे स्पष्ट शब्दों में इनकार करते हुए उसे खाली हाथ लौटा दिया। लक्ष्मी क्षणों तक उसका चेहरा देखती रही। उसे जिस पर पूरा भरोसा था वही पद और प्रभाव होने के बावजूद असमर्थता जता रही थी। इतने आत्मीय व्यक्तिगत संबंध, जिनमें हजारों गोपनीय बातें शामिल थीं, उन संबंधों पर राजनीति हावी हो चुकी थी। राज सत्ता ने लक्ष्मी को उससे अलग कर दिया था। लक्ष्मी को गहरा धक्का लगा। रातों की नींद उड़ गई। अपमान और दुख से भरी उसकी रातें आंसुओं में डूबी होती। वो घर से निकलती तो ऐसा प्रतीत होता मानो चारों तरफ से उपहास करती आवाज़ें उसका पीछा कर रही हों। उसे लगता जैसे वो हजारों लोगों के बीच निर्वसन करके खड़ी कर दी गई हो। रैली का वो दृश्य, वो नारे, लड़कियों का यूं बदल जाना, उसका यूं निष्कासित किया जाना और एक एक व्यक्ति का साथ छोड़ते जाना, जिसके बल पर वो सारी बाजी पलट देना चाहती थी। वही मित्र यूं पलट गई थी गोया जानती ही ना हो। वो एक सामान्य सी कार्यकर्ता थी, तब लक्ष्मी ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया था। चुनाव प्रचार से लेकर व्यक्तिगत जीवन की बातों में संबल देने वाली लक्ष्मी आज एकदम अकेली खड़ी थी। दुनिया जानती थी कि वो उनके कितने करीब है, कितनी अपनी है, कितने वर्षों का साथ है। लेकिन आज लक्ष्मी ने पलट कर उसके चेहरे को देखा, जिस पर कोई अफसोस, कोई रंज, कोई चिंता लक्ष्मी को लेकर नहीं थी। क्रोध में लक्ष्मी का बदन जलने लगा। तेजी से उमड़ते आंसुओं को जब्त करके वो भारी कदमों से लौट पड़ी।
उसे अपना भविष्य, अपनी नौकरी, सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था। बचाव का कोई रास्ता न था और उसके पक्ष में खड़ा होने वाला भी कोई न था। सब उससे कतराने लगे थे। क्या एक बार बचपन फिर लौट आया था, जहाँ वो मीनाक्षी और छवि से अलग कर दी जाती थी? घर जाकर लक्ष्मी ने मीनाक्षी को सारी बातें बताईं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं जिस संस्था से जुड़ी हूँ वो राजनीति तथा विवादास्पद मामलों से दूर रहती है। ये मामला जानबूझकर विवादास्पद बनाया गया है, मुझे हटाने के लिए। ये सब पीछे की बातें हैं लक्ष्मी। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे साथ हूँ, पर संस्था की तरफ से कैसे दगा करूँ? मीनाक्षी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, सहसा बुरे वक्त पर कोई काम नहीं आता। जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। आज तो तुम मुझे अपनी दोस्त भी ना कहो, कहकर लक्ष्मी ने फ़ोन पटक दिया। धम्म से कुर्सी पर बैठी हो सामने फुदकती चिड़ियों को देख रही थी। चिड़ियाँ, यदि इसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो एक दिन जिंदा न बचेगी। मैंने उसका इतना साथ दिया है और आज वो मुकर रही है। कैसे, क्यों? मामला कितना भी पेचीदा क्यों ना हो, उसे दबाया जा सकता है। आज ईमानदारी और नैतिकता का ढोंग करने वाली ये क्या थी, मैं नहीं जानती हूँ क्या? लक्ष्मी जार जार रोते जा रही थी, पर पराजय और पीड़ा के इस दौर में वो पराजित होकर नहीं बैठना चाहती थी। उसने प्रभा रानी को पुनः फ़ोन किया। आप कुछ करोगी या नहीं? ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। आज मुझे आपकी ज़रूरत है, आज आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। मैंने पूरा केस देख लिया है, सब तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आर्थिक अनियमितताएं हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है, तुम छात्राओं को ज़बरदस्ती लोगों के पास। यदि इस केस के बचाव में मैं उतरती हूँ तो मेरी छवि नहीं बिगड़ जाएगी? मैं क्या जवाब दूंगी? क्षणों तक वो उसकी उत्तेजित आवाज़ सुनती रही। आरोप शब्द वो जिस पर वो जोर दे रही थी, उसे आभास हुआ कि वो उसी को दोषी मान रही है। ये झूठे भी तो हो सकते हैं। प्रमाण हैं, दस्तावेज लगाए गए हैं लच्छो। तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, जहाँ तक आरोपों की बात है तो आप जहाँ बैठी हैं और आपका जो इतिहास रहा है वो काले धंधों का इतिहास है। जब मैं डूब रही हूँ तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी, लक्ष्मी ने बेलिहाज होकर कहा। मेरा क्या बिगाड़ लोगी? और अभी तो जांच चलेगी, समझने की कोशिश करो लच्छू। मुझे नसीहत मत दो, अब आप तमाशा देखो। मैं आपकी भी वो दुर्गत करूंगी कि आप पूरे देश में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अपना बुरा वक्त भूल गई? धमकी दे रही हो? उधर से चीखती हुई आवाज़ आई। धमकी नहीं, करके बताऊंगी। वो भी उतने ही आक्रोश और आवेश में बोल रही थी। जो दिखाए सो कर लो। याद करो, तुम्हारे प्रेम पत्र है मेरे पास, लक्ष्मी ने सधी हुई आवाज़ में धमकाते हुए कहा। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ याद करती जा रही प्रज्ञा रानी सन्न रह गईं। ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जवानी के दिनों में लिखे गए वे प्रेम पत्र प्रेम व्यापार बन जाएंगे। उन प्रेम पत्रों को उन्होंने लक्ष्मी के पास सुरक्षित रख दिया था। उन्हीं पत्रों का इस्तेमाल आज लक्ष्मी उनके खिलाफ उनकी राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए इस्तेमाल करने की धमकी दे रही थी। उन्होंने एक शब्द कहे बिना फ़ोन रख दिया। सारे काम छोड़कर गहरी चिंता में डूब गईं। बार बार लक्ष्मी की फाइल देखी। फाइल क्या थी? पूरी पोथन्ना थी आरोपों की, शिकायतों की। लक्ष्मी का पक्ष लेती तो बवाल खड़ा हो जाएगा। विपक्षी पार्टी की महिलाएं, एनजीओ और तमाम संस्थाएं उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने में लग जाएंगी। मामला एक वर्ग विशेष से जुड़ा था जिसे सरकार का संरक्षण मिलता था। भले ही उनको आर्थिक लाभ न पहुँचे, उनका शोषण न रुके, लेकिन सामने कागजों की विकास की धारा में सबसे ऊपर होते थे। उन्होंने कई प्रभावशाली लोगों को फ़ोन किया, सारी बातें बताईं। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। लगा एंजाइना का दर्द बढ़ ना जाए। नींद की गोलियां लेनी पड़ी। व्यक्तिगत कारणों से कहीं न जा सकेंगी, कहकर सारे कार्यक्रम रद्द करवा दिए। भाई ने फ़ोन मिलाया। विनम्र आवाज़ में लगभग मनाते हुए बोला, आप क्यों नाराज़ हो गई हैं? दीदी का स्वभाव तो जानती हैं, गलत बातों पर वे हमारा साथ नहीं देंगी। हमें बताया होता, मैं पीछे से कुछ करता। शाम को आ जाइए सारे कागज़ लेकर, समझ रही हैं ना? लक्ष्मी हंसी, मन ही मन बोली, अब आई लाइन पर।
भलमनसाहत का तो जमाना ही नहीं रहा। जब गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी तो सुन नहीं रही थी, अपनी इमेज बिगड़ने का भय दिखा रही थी। अब दाग नहीं लगेगा। लक्ष्मी निर्धारित समय पर जा पहुंची। बंगले पर उसको कोई रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि उसका यहाँ आना जाना रहता था। भाई इंतजार कर रहा था। चाय पानी के बाद मेज पर बात की गई। भाई ने बहन का नाम लेकर 2-4 जगह फ़ोन लगाया, मामला समझाया, क्लीन चिट दिलवाने का वायदा लिया। चिट्ठियाँ कहाँ हैं? भाई ने लक्ष्मी के हाथों की तरफ देखते हुए कहा। वो तो लॉकर में रखी हैं, तुमको चिट्ठियाँ वापस करनी होंगी। क्या आपको लगता है कि मैं इतनी छिछोरी और नीच हूँ कि प्रेस में दे दूँगी? आप तो प्रेस वालों को देने जा रही थी और अब कह रही हैं कि लॉकर में रखे हैं। तब मैं घबरा गई थी। मेरे साथ जो साजिश की गई है और जो सलूक मेरे साथ किया गया, वो मैं कैसे बर्दाश्त करती। और आपकी दीदी ने मुझे 2 टूक जवाब दे दिया था। अपनी इमेज बचाने के लिए आदमी सब कुछ करता है, मुझे भी धमकी देनी पड़ी। धमकी? धमकी की बात छोड़ो, पत्र चाहिए। पत्र नहीं मिलेंगे। पत्र तो देने होंगे। नहीं दिए तो क्या बिगाड़ लोगे? मेरा काम होने के बाद ही पत्र मिलेंगे। ब्लैकमेल कर रही है कमीनी। जो समझो, एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। लक्ष्मी सौदेबाजी पर उतर आई। अच्छा, बड़ी होशियार बनती है। भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, हरामजादी, छिनाल, किसके दम पर ये बकवास कर रही है? तेरे खसम ने भी तेरा साथ छोड़ दिया है। धत्कर्म करते वक्त भूल गई थी कि सरकारी नौकरी में तेरे बाप का राज नहीं चलता है। गालियाँ मत दे वरना। लक्ष्मी जोर से चीखी। वरना क्या करेगी? पुलिस में जाऊंगी। पुलिस में जाएगी? तू मेरे खिलाफ? मीडिया में जाएगी दीदी के खिलाफ? तेरे हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा। और तू भूल गई कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर तूने, तेरी औलादों ने सबकी आंखों में धूल झोंकी है। सबकी नौकरी खा लूँगा। वो यानी प्रभा रानी का भाई उसके सामने खड़ा धमका रहा था। तुम सब भी सड़क पर भीख मांगोगे और तुम्हारी दीदी को तो आत्महत्या करनी पड़ेगी या शर्म के मारे जंगलों में छुपना पड़ेगा। लक्ष्मी का पारा भी 7वें आसमान पर था। उसे लग रहा था 2 कौड़ी का अनपढ़ आदमी अपनी बहन के बल पर गालियां दे रहा है। वो इसके आगे कुछ बोलती या समझती। उसने लक्ष्मी के बाल पकड़े, जिन्हें वो करीने से बनाकर और महंगे कलर से रंग कर आई थी, जमीन पर पटका और लातों घूंसों से जमकर इतनी पिटाई कर दी कि लक्ष्मी अर्धमूर्छित सी हो गई। गांव का गंवार और डाकू कहा जाने वाला दीदी का भाई जब अपनी औकात पर आता है तो अच्छे अच्छों की रूह कांपने लगती है। सुन हरामजादी, ज़्यादा 3-5 की तो पूरे खानदान को उठवा दूंगा। जा यहाँ से और रख ले पत्र अपनी, कहते हुए एक गंदी भद्दी गाली दी। अगर परसों तक पत्र नहीं मिले तो सोच लेना, तेरी वो दुर्गत करूँगा कि सारी मास्टरनी गिरी भूल जाएगी। लक्ष्मी स्तब्ध, पोर पोर में जैसे गांठें पड़ गई हों। क्षणों तक वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई। चश्मा टूटकर नीचे गिर गया। बैग सोफे पर पड़ा था। बाल बिखर कर आंखों पर आ गए थे। स्टाफ के लोग खिड़की दरवाज़ों से झांक रहे थे। उसने बैग उठाया, साड़ी संभाली, बालों को पीछे किया। मार से उठे चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। ड्राइवर समझ गया मामला गड़बड़ और गंभीर है। वो चोर नज़रों से उसकी चोटों को देख रहा था। लक्ष्मी अपने आंसुओं को बार बार पोंछ रही थी। उसने साड़ी के पल्लू से चेहरा ढांपा, आंखों पर गॉगल लगाया। हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल में जांच करवा कर लक्ष्मी एडमिट हो गई। परिवार के लोग, उसके साहब, छवि, मीनाक्षी सब उसके पास आ गए। दूसरे दिन आग की तरह एक खबर फैल गई कि लक्ष्मी को हार्ट अटैक हो गया है। लक्ष्मी का ड्राइवर कम बदमाश ना था। दूसरी मैडमों के घर में नौकरी कर चुका था। सबसे कह देता कि मेरा नाम मत लेना और शपथ खिलाकर सारी आंखों देखी बयान कर देता। अंततः ये खबर भी बाहर तक पहुंच गई, दुश्मनों के कानों तक। लक्ष्मी अभी भी सदमे में थी, चुप। मीनाक्षी और छवि को सामने पाकर वो फपक कर रो पड़ी, सारी कहानी सुना डाली। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। कहावत को लक्ष्मी ने कई बार दोहराया। छवि का अपना मामला चल रहा था और मीनाक्षी साथ होकर भी सार्वजनिक रूप से अपने संबंधों को जाहिर नहीं करना चाहती थी। लक्ष्मी को अभी ठीक हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि उसे कॉलेज जाना पड़ा। फर्जी सर्टिफिकेट की जांच प्राचार्य को सौंप दी गई थी। प्राचार्य के पास वो फाइल थी जिसमें लड़कियों को झूठे सर्टिफिकेट देने का मामला शामिल था। विभागाध्यक्ष के खिलाफ कथित अपमानजनक व्यवहार की शिकायत भी थी। यानी लक्ष्मी चारों तरफ से घिर चुकी थी। लक्ष्मी प्राचार्य पर दबाव डाल रही थी कि वे उसके खिलाफ कुछ ना लिखें। पहले तो वो स्वयं कई बार गई उनके केबिन में,
घर पर फिर साहब से बात करवाई। प्राचार्य ने जांच के लिए गोपनीय समिति बना दी थी। जब लक्ष्मी को यहाँ दाल गलती नजर नहीं आई तो वो उनसे भी लड़ बैठी। वो शाम का समय था। उनकी गाड़ी सामने लगी थी। स्टाफ के 2-4 सदस्य, चपरासी और ऑफिस के लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय लक्ष्मी जोर जोर से चिल्लाती हुई प्राचार्य के चैम्बर से निकल रही थी। सारे लोग भौचक्के से उसका तमतमाया चेहरा देख रहे थे। स्टाफ के लोग दौड़कर प्राचार्य के पास गए। वे तनाव में थीं, गुस्से में भी। बार बार फ़ोन करवा रही है। कितने लोगों के फ़ोन, बता दिया कि कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, सुनती ही नहीं। इतना बोलती है कि। उन्होंने गिलास भर पानी पिया और गाड़ी में बैठ गईं। पसीने की बूंदें माथे पर उतर आई थीं। मैडम, हम लोग साथ चलें? नहीं, अभी जाकर पुलिस चौकी में कंप्लेंट लिखवा देते हैं, धमकी की। प्राचार्य बुरी तरह से पस्त दिखाई दे रही थी। कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी। पूरे स्टाफ की मीटिंग बुलाई गई। पहले से किसी को कुछ पता नहीं था। प्राचार्य ने मीटिंग का एजेंडा बताया। फिर लक्ष्मी पर जो आरोप लगाए गए थे वो पढ़े। कमेटी के सदस्यों के नाम बताए और जांच की प्रक्रिया भी। उन लड़कियों के बयान लिए गए थे जिनके प्रमाण पत्र बनाए थे। उन प्रमाण पत्रों को लेकर एनसीसी ऑफिसर ने गंभीर आपत्ति उठाई थी और प्राचार्य को शिकायत कर दी थी। स्टाफ क्लब के सदस्य खामोश बैठे थे। उन लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया। लक्ष्मी सामने की कुर्सी पर चुप बैठी थी। सारा कॉलेज एक तरफ और वो दूसरी तरफ, अकेली, लांछित, सार्वजनिक रूप से बेइज्जत होती हुई। शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था। बाहर खड़े चपरासी परस्पर हंसी ठिठोली कर रहे थे। एकमात्र स्टाफ सदस्य मिसेस गुलाटी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, मैडम, लक्ष्मी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। पर पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। लक्ष्मी को जो भी कहना है अपने लिखित उत्तर में कहे। सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया। लक्ष्मी को लगा चारों तरफ बाढ़ का पानी है जिसमें वो डूबती जा रही है। जब स्टाफ के सदस्य मीटिंग हॉल से बाहर निकले तो हल्का हल्का अंधेरा घिर आया था। पक्षियों का कलरव पूरे वातावरण को गुंजायमान किए हुए था। सब एक दूसरे से, खासकर लक्ष्मी से, नजरें बचाते चुराते हुए निकल रहे थे। ये एक और कांड था जिसकी कड़ियाँ लक्ष्मी के हॉस्टल वाले प्रकरण से जुड़ी थीं। एक और केस लक्ष्मी के खिलाफ लगा हुआ था। वो भी पूरी ताकत, पूरे दिमाग और पूरी ऊर्जा के साथ लगी थी। लेकिन ये वक्त उसके खिलाफ चल रहा था। तूफान में उल्टी दिशाओं में चलती हवाओं का वेग हर चीज़ को उखाड़ता जाता है। वैसे ही सारे लोग, राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंधों की अंतरंगता पतझड़ बन गई थी। चूहा बिल्ली का खेल चल रहा था। प्राचार्य, विभागाध्यक्ष तथा जांच कमेटी के सदस्यों के खिलाफ बेनाम शिकायतें डाली जा रही थीं। ऐसा कोई विभाग नहीं था जहां लक्ष्मी ने शिकायत न की हो। स्वयं को समाज की अलग, उपेक्षित, अपमानित, प्रताड़ित स्त्री बताकर स्वयं के प्रति हुई प्रताड़ना, अन्याय और पक्षपात की शिकायतें करती थी। मीनाक्षी उसके लिए पीछे से काम कर रही थी और छवि ने उसको भावनात्मक सहारा दिया था। उनमें स्त्री सुलभ जलन की भावना खत्म हो चुकी थी। अब वे जातिवाद से बाहर निकलकर क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही थीं। वो चुपचाप विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिल रही थी। प्रज्ञा रानी के खिलाफ भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता के सबूत देने का काम कर रही थी। सरकार उसके खिलाफ दमन की राजनीति कर रही है, ये कहकर उसने अपने लिए बॉडीगार्ड रख लिया था। बॉडीगार्ड के साथ चलती लक्ष्मी अपने आप को भावी विधायक मानती थी। उसके चेहरे की भाव भंगिमाएं मरखुंडी गाय की तरह होती, जो सामने वाले को सींग मारती और पीछे वाले को लात। और मीनाक्षी के जितने भी जैसे भी संबंध थे, सबका सहयोग लेकर लक्ष्मी ने जीवन की नई शुरुआत कर दी थी। वो उस अपमान को जो स्टाफ क्लब के सामने किया गया था, उस अपमान को जो सड़क पर रैली के द्वारा किया जा रहा था, उस अपमान को जो प्रज्ञा रानी के भाई ने लात घूंसों से किया था, उस अपमान को जो उसे वार्डन के पद से हटाकर किया गया था, भूली नहीं थी। खाना खाते, सोते, जागते, अंधेरे में, उजली रातों में यही दृश्य उसकी आंखों के सामने आकर खड़े हो जाते। वो ऊपर से नीचे तक कांप जाती। उसके दांत किटकिटाने लगते, जबड़े भिंच जाते। लगता दिमाग की नसें फट जाएंगी। वो एक एक पल को जिंदा रखकर उसकी पीड़ा को विस्मृत नहीं करना चाहती थी। इस वक्त उसके साहब एक ऐसे पद पर पहुंच गए थे जहां से वो लक्ष्मी को अपमान का बदला लेने के लिए मदद कर सकते थे। लक्ष्मी को उनसे शिकायत थी कि मुसीबत के वक्त उन्होंने उसका उस तरह साथ नहीं दिया था जैसे देना चाहिए था।
सबसे पहले उसने प्राचार्य का तबादला करवा दिया। विभागाध्यक्ष कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, उनके भी बड़े बड़े सोर्स थे, इसलिए जब उनका तबादला हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा खिंच गया। शक्ति प्रदर्शन में इस बार लक्ष्मी भारी पड़ी थी। ये खबर आग की तरह फैल गई। लक्ष्मी की ताकत और प्रभाव का सबको लोहा मानना पड़ा। लोगों ने उसके जाने की खुशी में लड्डू बांटे। प्राचार्य को कोई गेट तक छोड़ने नहीं गया। हर कोई लक्ष्मी के डर से डरा हुआ था। अब लक्ष्मी ने कई महीनों बाद कैंटीन में, बरामदे में, स्टाफ रूम में बैठना शुरू कर दिया। हाथ में किताब लिए, आंखों पर चश्मा चढ़ाए वो पढ़ने की मुद्रा में बैठ जाती। नीची निगाहों से आते जाते लोगों को देखती कि कौन उसको किस तरह देख और बात कर रहा है। ये सब गौर से देखती। मीनाक्षी, छवि और लक्ष्मी की तिकड़ी इस बार सचमुच एक साथ थी, और इस अंदाज में एक साथ थी कि हम तो एक गांव के, एक मिट्टी के, एक पानी के साथी हैं। यानी सत्ता के पक्ष में, प्रवाह में तीनों एक साथ तैर रही थीं, सारे गिले शिकवे, मन मुटाव भुलाकर। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका उर्मिला श्रीश जी की लिखी हुई कहानी तिकड़ी।